आदाब। प्रोग्राम एजेंडा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा आज का एजेंडा है ज़राअत और बागवानी। ज़राअत इंसान के लिए आमदनी का सबसे पुराना जरिया है। पेश है रियासत जम्मू कश्मीर में पिछली आधी सदी में ज़राअत के शोबे में आए बदलाव और तरक्की पर एक रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा कुदरत की अनमोल देन वाला जम्मू कश्मीर राज्य अपने ठंडे मौसम और पहाड़ी जमीन के बावजूद काफी जरखेज है। मौसमी और जमीनी एतबार से 3 हिस्सों में बटी जम्मू कश्मीर रियासत में लगभग 60% आबादी काश्तकारी पर गुजारा करती है। आज़ादी के बाद पूरे मुल्क में आए ज़रई इनकलाब के तहत जय जवान जय किसान के नारे ने इस इलाके में भी अपना प्रभाव छोड़ा। जमींदारी खत्म की गई, काश्तकारों को तरक्की की राह पर लाने के लिए वाज़ेह कोशिशें की गई। इसका पता इस बात से चलता है कि सन 1955-56 में 5,49,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी और 1996-97 तक ये इलाका बढ़कर लगभग 820 लाख हेक्टेयर में तब्दील हो गया, जिसमें बागवानी भी शामिल है। जमीनी पैदावार बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें सही खाद और नए बीजों का आयात भी शामिल है। इसी तर्ज पर सन 1982 में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस को शुरू किया गया, जो इस शोबे में तहकीक और तालीम का काम कर रही है। सन 1950-51 में रियासत की पैदावार कुल 4,53,000 मैट्रिक टन थी, जो 1996-97 में बढ़कर 16,08,000 मैट्रिक टन हो गई। कश्मीर इलाके में काश्त की पैदावार दर सारे मुल्क से ज्यादा है। यहाँ पर 40 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से पैदावार होती है और मक्का, गेहूं, चावल जैसी फसलें काश्तकारों के लिए अच्छी खासी आमदनी का जरिया हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, उसका दबाव भी पैदावार पर हो रहा है। रियासत में बागबानी का महकमा बागबानों के लिए काफ़ी इमदाद करता है। यहाँ के फल तथा मेवे इंतहाई तौर पर पसंद किए जाते हैं। बादाम और केसर तो बाहर के मुल्कों में भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। सरकारी तौर पर इनकी ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिससे फलों और मेवों की पैदावार बढ़ाई जा सके। नए नए कीटनाशक रसायनों की खोज, उनको किसानों को मुहैया कराना तथा कम दामों में अच्छे उर्वरक देना ज़रई तरक्की में हाथ बटा रहा है। रियासत का तीसरा हिस्सा लद्दाख अपनी खुश्क आबो हवा के लिए अलग ही जाना जाता है। यहाँ पर पहले खेतीबाड़ी करना मुश्किल काम था, पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद से यहाँ के मेहनतकश किसान अब कई तरह की फसलों का फ़ायदा उठा रहे हैं। पॉली ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करने से सब्जियों की काश्त में नुमायां तरक्की हुई है। सरकारी तौर पर भी यहाँ इस शोबे में कई तरह की तालीम दी जा रही है। किसान खुश भी नज़र आते हैं, लेकिन मुश्किलें और भी हैं। पैदावार बढ़ने से अब बाज़ारों की कमी हो गई है और इस दूर दराज इलाके से बाहर की बाज़ारों में जाना एक मुश्किल काम है। काश्तकारी का एक अहम शोबा है सिंचाई या आबपाशी। ज़रई महकमे की कोशिशों से सिंचाई के लिए नहरें तथा लद्दाख जैसे इलाकों में वाटर स्टोरेज तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अभी भी पूरी तरह सिंचाई का काम तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। सन 1950-51 में सिर्फ 2,61,000 हेक्टेयर ज़मीन तक सिंचाई की सहूलियत हासिल थी, जो अब बढ़कर 3,13,000 हेक्टेयर हो गई है। पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पर पानी की कमी है, जिससे पैदावार मुतासिर होती है। मरकज़ी और रियासती सरकारों की कोशिशों के नतीजे में काफ़ी तरक्की नज़र आती है, लेकिन राज्य के तीनों हिस्सों की आबो हवा की वजह से उनकी अलग अलग परेशानियां हैं और काश्तकारी जैसे अहम शोबे में महकमे अभी भी कोशिशें कर रहे हैं। जदीद तकनीक का और ज़्यादा इस्तेमाल लाजमी है और कोशिश ये होनी चाहिए कि छोटे किसान इसका फ़ायदा उठा सकें। काश्तकारी इंसानी तहजीब की सबसे पुराने तिजारती कामों में से एक है और जम्मू कश्मीर में 60% के करीब आबादी इस शोबे से जुड़ी हुई है। बेशक पिछले 50 साल में इस शोबे में नुमाया तरक्की हुई है, लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा अनाज हम लोग बाहर के रियासत से मंगाते हैं। आज इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल अजीज जरगर साहब, जो मौजूदा सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और जनाब शुजात बुखारी साहब, जो कि एक जाने माने सहाफ़ी हैं।
بخاری صاحب اور زرگر صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں سواگت ہے۔ زرگر صاحب، یہ بات تو مانی جاتی ہے کہ پچھلے 50 سال میں جموں کشمیر میں کاشتکاری میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ کہ ہم اتنا سارا اناج ابھی بھی باہر کی ریاستوں سے منگاتے ہیں؟ دراصل جموں کشمیر کی لوکیشنل پوزیشن جو ہے وہ کچھ کافی مشکل ترین پوزیشن ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ہمارے کاشتکار، ہماری جو تعلیمی قابلیت ہے یا ٹیکنالوجی کو یا نئے سیڈز کو، فرٹیلائزر کے استعمال کو سمجھنے میں ہمارے کاشتکاروں کو، کسانوں کو، خصوصاً جو مارجنل فارمرز تھے یا جو ہمارے اسمال فارمرز ہیں، ان کو نئے ٹیکنیک کو استعمال کرنے میں کافی دقتیں آئی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر 3 خطوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ٹیمپریٹ زون ہے، ٹراپیکل زون ہے، سب ٹراپیکل زون ہے، اور کہیں اور زیادہ اوپر جائے تو ایرڈ زونز بھی ہے۔ اس لیے یہاں کے موسم کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ہر 50 میل جانے کے بعد، 40 میل جانے کے بعد ورائٹیز آف کلائمیٹک بیہیویئر سامنے آئے گا۔ تو اس حساب سے سیڈ کو بنانا یونیورسٹی کے ذریعے، سیڈ فارم کے ذریعے، یا فاؤنڈیشن سیڈ کو پھر سرٹیفائیڈ سیڈ میں لینا، پھر کسان کو، اس کے لیے اس میں کافی وقت لگا۔ اس کے باوجود بھی جیسے آپ نے کہا بہت کچھ ترقی ایگریکلچر میں ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ 60% کسان یہاں ہے، یہاں 90% کسان ہے جن کو کاشتکاری پر، ہل جوتنے پر، زمین کو چلانے میں، اس سے اپنا اکنامک بینیفٹ لینے میں ان کا دارومدار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس وقت تک جو پروگریس ہمارے پروڈکشن میں ہوا وہ کوئی 15 لاکھ سے اوپر کے میٹرک ٹن ہوا ہے، اور آبادی کے سلسلے کو خیال میں رکھتے ہوئے جیسے آپ جموں کشمیر کو لے لیں گے، 1 کروڑ سے 1,69,000 کے قریب ہے، اس کے لیے ابھی تک آج کے زمانے میں ہمیں 23 لاکھ میٹرک ٹن کی ضرورت ہے۔ 15 لاکھ کے بعد آپ کے پاس رہتے ہیں 8 لاکھ ٹن۔ 8 لاکھ ٹن ہم نے ابھی پیدا کرنے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں نئے ٹیکنیکس کو، نئی فارمنگ سٹریٹجیز کو، اور دوسری جو باتیں ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایگریکلچر جس میں دالیں بھی ہوتی تھی، آلو بھی ہوتا تھا، شالی بھی ہوتی تھی، مکی بھی، اور گندم بھی، باجرہ بھی، یہ ہمارا اکنامک سٹی تھا، بیک بون۔